आर्थिक चुनौती के साथ कानूनी दिक्कतों का सामना कर रही एयरलाइंस स्पाइस जेट अब ऑपरेशन के मामले में कुछ वर्षों पहले लॉन्च हुई एयरलाइंस अकासा से पिछड़ गई है। स्पाइस जेट ने बताया कि कुल जहाज़ों की संख्या 21 पर आ गई है, जबकि अकासा के पास अभी 38 जहाज काम कर रहे हैं। स्पाइस जेट का घाटा लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर तिमाही तक कंपनी का कुल घाटा 8600 करोड़ के ऊपर था। सर, सवाल यह है कि स्पाइस जेट के लिए ये संकट कितना गहरा है? कंपनी बचेगी भी या डूब जाएगी? देखिए, कल हमने आपसे बात की थी स्पिरिट की। भारतीय बाजार में, शेयर बाजारों में खास तौर पर बैंकरों के बीच में स्पाइस जेट के स्पिरिट होने की चर्चा शुरू हो गई है। एविएशन सेक्टर में यह सबसे महत्वपूर्ण मौका क्षण होता है जब जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं और कंपनियां संकट में आती हैं। अगर आप भारत में संकट की दृष्टि से, एयरलाइंसेस की चुनौती की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसी एयरलाइंस स्पाइस जेट है। और अब आंकड़े ये बता रहे हैं कि कई जगह उसको अपने रूट बंद करने पड़े हैं, कर्मचारियों की संख्या घटानी पड़ी और फ्लीट कम करना पड़ा है। ऑपरेशनल फ्लीट 13 पर आ गया है, जो उसके अपने एयरक्राफ्ट हैं। 50 पर अर्लियर था, तो 14 जो वेटलीज्ड एयरक्राफ्ट हैं, उस हिसाब से स्पाइस जेट अब बेहद छोटी एयरलाइंस रह गई है। 40% के आसपास का जो फ्लीट है वो ग्राउंड कर दिया गया था। उसमें कई लीज डिस्प्यूट की वजह थी, पैसा नहीं है एयरलाइंस के पास मेंटेनेंस करने के लिए, जहाज़ों के लिए नहीं है। तो अब 13-14 एयरक्राफ्ट एक्टिव तौर पर दिख रहे हैं। रूट काफ़ी कम कर दिए हैं। पहले जो उड़ान वाले डेस्टिनेशंस थे, जिनमें अयोध्या, पोर्ट ब्लेयर, बैंक और कुछ बाहर के डेस्टिनेशन भी थे, एशिया में बैंकॉक वगैरह, उदयपुर के, वो सब स्पाइस जेट को अब बंद करने पड़े। कैश क्रंच बेहद ज़्यादा है। और अगर आप संकट की मैपिंग करें क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के कारण जेट फ्यूल के, तो सबसे ज़्यादा जो असर गंभीर रूप से दिखाई दे रहा है वो स्पाइस जेट पर दिखाई दे रहा है। कैश का क्रंच है। जैसे जैसे उड़ानें सीमित होती जाती हैं, कैश फ्लो घटता जाता है, लोग बुकिंग करना कम कर देते हैं और जो महत्वपूर्ण और अच्छे रूट होते हैं जहाँ से कंपनियों को कैश फ्लो मिलता है, वो हाथ से निकलते जाते हैं। तो वो जो विशियस साइकिल है उसमें फंस गई है स्पाइस जेट। 4500 करोड़ के आसपास की एस्टिमेटेड लायबिलिटीज हैं, जो स्पाइस जेट के आंकड़े हमारे सामने हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लीगल बैटल भी चली है, जो आपको पता है सुर्खियों में रही थी कलानिधि मारन और केएल एयरवेज के बीच में। हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था जो स्पाइस जेट के खिलाफ गया था। तो ले ऑफ भी हुए हैं, 500 से ज़्यादा कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। निगाह रखिएगा इस एयरलाइंस के ऊपर। अगर ये जेट फ्यूल की कीमतें इतनी ही ऊंची रही और ये संकट रहा, तो भारत में स्पाइस जेट पहला शिकार हो सकती है उस संकट का जो पूरी दुनिया में एविएशन में फैल रहा है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से भारत के एलएनजी इंपोर्ट की बास्केट में बड़ा बदलाव हुआ है। होर्मुज बंद होने से पहले तक भारत के एलएनजी इंपोर्ट में कतर और यूएई की बड़ी हिस्सेदारी थी, लेकिन दोनों देशों की सप्लाई रुकने की वजह से भारत के इंपोर्ट बास्केट में ओमान, नाइजीरिया और अंगोला से इंपोर्ट हुई गैस की हिस्सेदारी बढ़ी है। अप्रैल के दौरान कतर और यूएई से थोड़ी सी भी गैस इंपोर्ट नहीं हुई है। सर, भारत के एलएनजी सप्लायर बदल गए, इसका क्या असर होगा? पूरी तस्वीर बदल गई। जिन लोगों ने पिछली बार का अर्थम देखा होगा, हमने आपसे कहा था कि भारत हर दशक में सिर्फ सप्लायर बदलता है, भारत प्राइस टेकर जैसा है। तो एक संकट आता है और भारत के लिए सप्लाई की तस्वीर बदल जाती। इस पूरे संकट ने, होर्मुज के संकट ने, ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग ने भारत के लिए एलएनजी के सप्लायर बदल दिए। 60% तक एलएनजी पहले कतर से आता था, 40 से 60%। कतर का रास लाफेन की रिफाइनरी पर हमला हुआ, बंद है, दोबारा काम उसमें शुरू हो रहा है। वेस्ट एशिया के जो भी सप्लाई रूट थे वो सीमित हो गए। अब भारत के लिए 3 नए बड़े सप्लायर उभरे हैं, जिनमें सबसे बड़ा और दबंग सप्लायर है अमेरिका, जिसने पिछले 1 साल के अंदर तरह तरह के तरीकों से भारत को अपने बड़े एलएनजी बाजार के रूप में स्थापित कर लिया है। तो अमेरिका सबसे बड़ा एक्टिव सप्लायर है। इंडिया ने अपनी स्पॉट और शॉर्ट टर्म के कार्गोज की परचेज अमेरिका से शुरू कर दी है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये वो एलएनजी नहीं है जो लॉन्ग टर्म रेट पर आती है। चूंकि एलएनजी नहीं आ रही थी, तो भारत को ये एलएनजी महंगी खरीदनी पड़ रही है अमेरिका में शॉर्ट टर्म के ऊपर। तो अगर आप निवेशक हैं तो आप केवल ब्रेंट मत देखिए, हेनरी हब का प्राइस भी देखिए, क्योंकि भारत का एनर्जी मिक्स बदल रहा है। दूसरा, ओमान सप्लाई में आगे आया है, क्योंकि ओमान के पास संभावना दिख रही है। नाइजीरिया है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो 4-5 बड़े, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि दूरी बहुत ज्यादा है। इसलिए भारत में आने वाली एलएनजी उस एलएनजी से जो कतर से आती थी उससे खासी महंगी होने वाली है। तो धीरे धीरे पुराने सारे सप्लायर निकल रहे हैं। ओमान, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इसमें आ रहे हैं। और अमेरिका की एलएनजी की सप्लाई अब करीब 10 से 12% शेयर ले चुकी है।
भारत के ओवरऑल सप्लाईज में। तो दो बड़े असर होंगे, एक तो असर ये होगा कि एलएनजी देर से आएगी, इसका सप्लाई चेन लंबा है, और दूसरा भारत के लिए जो भारत में पहुंचने वाली एलएनजी है उसकी लागत में बढ़ोतरी होगी। ये बड़ा शिफ्ट है। और एक बार जब एलएनजी के प्राइसेस बढ़ी, प्राइसेस पर समझौते होते हैं, जो कि समय हो रहे हैं क्योंकि दुनिया में एलएनजी की आपूर्ति कम है, तो ये लागत लंबे समय तक असर करती है। तो जो महंगाई आपको अभी तात्कालिक तौर पर नहीं दिख रही है पीएनजी के प्राइसेस में या जो कंपनियों को जाने वाली गैस की प्राइसेस में, ये धीमे धीमे करके आती रहेगी। याद कीजिए आरबीआई ने यही कहा था कि यही वो सप्लाई शॉक है जो लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर करता रहेगा। तो उसके संकेत आप यहां से पकड़ सकते हैं।